तुम जानती हो मैं तुमसे पूरे 15 साल बड़ा हूँ, एक बच्ची का बाप भी हूँ, और तुम सिर्फ 18 साल की। इस शादी से पीछे हट जाओ, क्योंकि तुम में इतनी जान नहीं कि मेरी शिद्दतों को सह सको। मीर बुज़दान ने उस छोटी सी लड़की को घूरते हुए गंभीर और सख्त लहजे में कहा, मुझे अनाया के साथ रहना है हमेशा के लिए, प्लीज़। वो अपनी ख्वाहिश का इजहार करती उसकी बात को पूरी तरह नज़रअंदाज कर गई। 2 कदम के फासले पर आते वो उसकी मासूमियत को देखता रहा। सिर्फ अनाया नहीं, उसके पापा के साथ भी रहना पड़ेगा, एक ही कमरे में और एक ही बिस्तर पर। वो उसकी बात सुनती अपने गालों को दहकने से रोक न पाई। नज़र उठाकर उस शख्स को देखा तो एक ही पल में सम्मोहित हो गई। तुम्हारे पास सिर्फ 2 मिनट है, सोच लो, मीर बुज़दान कहते हुए मुड़ा। मुझे मंजूर है। अगले ही पल उसकी बात पर वो उन्हीं कदमों पर वापस पलटा और हैरानी से उस लड़की को देखा जो आग से खेलना चाहती थी। वो एयरपोर्ट से बाहर निकला तो उसके साथ उसकी 3 साल की बेटी भी थी। उस बच्ची का हाथ थामे वो हर कदम सोच समझ कर रखता जा रहा था, उसकी नन्ही चाल का भी ख्याल रखे हुए था, जो माथे पर बल डालकर चारों ओर देख रही थी। पापा, हम कहाँ जा रहे हैं? उसने मुड़कर बुज़दान की ओर देखा था। वो बेहद दिलकश और रौबदार शख्स उस समय अपने माथे की लकीरों को सीधा करते हुए मुस्कुराया। जहाज में बैठने से लेकर अब तक वो यही सवाल 10 बार पूछ चुकी थी। बेटा, आपके दादा के पास, दादी के पास, फुफ्फो के पास, जो सब आपका इंतज़ार कर रहे हैं कि कब हमारी परी आएगी और हम उसे प्यार देंगे। बुज़दान ने घुटनों के बल बैठते हुए उस गुलाबी गालों वाली बच्ची को अपनी गोद में भर लिया था तो वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। माय हैंडसम पापा। वो बुज़दान के गाल पर चूमती उसके गले में बाहें डाल गई। जब भी बुज़दान उसे गोद में उठाता वो बहुत खुश होती थी, क्योंकि तब वो खुद को सच में परियों की रानी समझती थी। बुज़दान जब जब उसकी ओर ध्यान देता तो वो और भी ज़्यादा खिल जाया करती थी। वो बुज़दान से इतनी जुड़ चुकी थी कि उसकी जरा सी भी अनदेखी उसे बर्दाश्त नहीं होती थी। उन्हें मीर विला से ड्राइवर लेने आया था। अब गाड़ी में बैठा वो अपनी बेटी के साथ मीर विला जा रहा था, जबकि दिमाग में तमाम सवालों के जवाब तैयार भी कर रहा था। अनाया की माँ के बारे में सवाल तो ज़रूर होंगे। वो सीट की बैक से टेक लगा गया। अनाया अभी भी उसकी गोद में उसके सीने से लगी बैठी थी। वो बुज़दान को लेकर बहुत सेंसिटिव हो गई थी। कोई भी ऐसा सवाल मत कीजिएगा गजाला कि वो जवाब न दे सके। वो हमारा बेटा है, बड़ा बेटा और सबसे ज़्यादा समझदार बेटा। इतने सालों बाद वापस लौट रहा है तो उसे इस घर में अपनापन महसूस होना चाहिए। किसी अदालत में नहीं खड़ा करना हमारे बेटे को। मीर हसन ने अपनी प्यारी बीवी से धीमे स्वर में कहा। उनकी आंखों में आंसू भर आए। आप जानते हैं, वो हमारा बड़ा बेटा है। उसके सिर पर सेहरा सजाने का कितना अरमान था हमें, लेकिन उसने वहाँ जाकर विदेश में शादी कर ली और वहीं बस गया। क्या उसे हमारी याद नहीं आई? एक बार भी नहीं सोचा कि जब हमें पता चलेगा और वो यूँ अचानक हम पर बम गिराएगा तो हमारा क्या होगा? आंसू पोंछते हुए दुख से कहा। गजाला, जो होना था वो हो गया, अब पछताने का क्या फ़ायदा? खोले दिल से उन्हें स्वीकार करें। बहू के साथ आपकी पोती भी है और मुझे यकीन है पोती को देखकर आप सब कुछ भूल जाएंगी और उसकी हो जाएंगी। मीर हसन ने उसकी आंखों से आंसू पोंछते हुए उन्हें अपने सीने से लगाया कि तभी मेन गेट से गाड़ी के अंदर आने की आवाज़ सुनाई दी। उधर देखिए गजाला, वो 10 साल बाद वापस लौट रहा है। मुझे उम्मीद है आप उसे अच्छे से मिलेंगी। वो हमारी पहली औलाद है। हमें माँ बाप कहने वाला सबसे पहला वही है, हमारा बुज़दान। आपका दूसरा इश्क, क्योंकि पहला तो मैं था। वो उन्हें समझाते हुए प्यार से मुस्कुराते बोले। उन्होंने अपने प्यारे पति को मोहब्बत भरी नज़रों से देखा। चलें, वो अंदर आ गया होगा, उन्होंने अपने शौहर से कहते हुए बाहर की ओर कदम बढ़ाए। दैट्स लाइक माई ब्यूटीफुल वाइफ। वो उनका हाथ थामे मुस्कुराते हुए एक साथ बाहर निकले, जहाँ सब घर वाले बुज़दान को वेलकम कर रहे थे। गजाला बेगम को देखते ही बुज़दान अनाया को उठाए उनकी ओर बढ़ा और अनाया को नीचे उतारते हुए माँ के लिए अपना सीना खोलते उन्हें अपने सीने से लगा लिया। गजाला बेगम अपने जवान और मजबूत बेटे को देखकर खुशी से रो पड़ी। कितना याद किया तुम्हें, कितना ये आंखें तड़पी हैं तुम्हारे लिए बुज़दान, लेकिन कितना वक्त लगा दिया लौटने में। वो दुखी होकर बोली थी। माफ़ी नहीं मिल सकती क्या? बुज़दान का लहजा भी एकदम से भीग गया था। पापा, अनाया ने एकदम से माथे पर बल डालते हुए उसकी शर्ट खींची थी। उसे अच्छा नहीं लगा था कि बुज़दान ने उसे गोद से नीचे उतार दिया था।
अनाया के पुकारने पर गजाला के साथ साथ सबकी निगाहें उसी पर टिक गईं। ये मेरे पापा हैं। अनाया ने गजाला बेगम की ओर अपनी अहमियत जताने के लिए कहा। गजाला बेगम के चेहरे पर एक मुस्कान तैर गई। ये मेरी पोती है। जी, आपकी पोती अनाया। बुज़दान ने रुक रुक कर कहा। तो गजाला बेगम नीचे झुकते हुए उसे सीने से लगा चुकी थीं। बहुत प्यारी हो तुम अनाया, बिल्कुल अपने पापा की तरह। उसका गाल चूमते हुए गजाला बेगम ने उसे शर्माने पर मजबूर कर दिया था। पापा, आंटी ने यहाँ किसी की, वो शिकायत करती बोली तो सब हंस पड़े। बुज़दान सबसे मिलता हुआ फिर अनाया की ओर बढ़ा, जो अब सब में घुल मिल गई थी, और इतनी घुल मिल गई थी कि कुछ पल को बुज़दान को भी भूल गई। उसे बस प्रोटोकॉल चाहिए था, अपने पापा की तरह। कुछ सोचते हुए बुज़दान के चेहरे पर उदासी की परछाइयाँ उभरी, लेकिन माँ के बुलाने पर उनका ध्यान उधर गया। बेटा, अनाया की मम्मा कहाँ है? वो नहीं आई? गजाला की बात पर अब सबकी निगाहें बुज़दान के ऊपर जाकर टिक गई थीं। उसकी डेथ हो गई। इसे एक खबर ने सबको कुछ पल के लिए चुप करवा दिया। उसे कैंसर था, वो सरवाइव नहीं कर पाई। अनाया को अकेलेपन का बहुत एहसास हो रहा था। वो बहुत अपसेट हो गई थी, इसीलिए उसे यहाँ ले आया इंडिया, जहाँ सब मेरे अपने हैं, जो मेरी बच्ची को अपना प्यार देंगे, इज्जत देंगे, अपने होने का गर्व महसूस कराएंगे। उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं है, इस बात को कभी उसे जताएंगे नहीं, बल्कि उसकी कमी कभी महसूस नहीं होने देंगे। बुज़दान धीरे से बोले जा रहा था और वहाँ मौजूद सब लोग बहुत खामोशी से उसकी बात ध्यान से सुन रहे थे, उसकी हिम्मत की दाद भी दे रहे थे। गजाला बेगम ने आगे बढ़कर अनाया को अपनी गोद में भर लिया। उसकी माँ मैं हूँ, ये हमारी पोती नहीं, हमारी बेटी है, हमारी जान है। गजाला बेगम ने उसके माथे पर चूमते हुए उसे अपने सीने में भींच लिया तो सबके चेहरे पर एक मुस्कान खिल उठी। उसी वक्त अचानक एक लड़की दौड़ती हुई अंदर दाखिल हुई। उस एक्सप्रेस ट्रेन को देखकर सबने उसका रास्ता छोड़ दिया था। उसकी स्पीड का कोई मुकाबला नहीं था। जब भी आती थी, आंधी तूफान साथ लाती थी। सब पीछे हटे उसका रास्ता खाली कर रहे थे, लेकिन बुज़दान तो समझ ही नहीं पाया था कि ये सब क्या हो रहा है। इसीलिए वो अपनी जगह सीधा खड़ा रहा और वो लड़की सीधे उसके फौलादी सीने से जा टकराई। उसे लगा कि उसकी पूरी दुनिया ही घूम चुकी है। माथे पर हाथ रखते हुए वो जितनी तेजी से उससे टकराई थी, उतनी ही तेजी से पीछे गिरती फर्श पर जा लगी। हाय, मर गई अम्मी जी, मेरा माथा तोड़ दिया। उसने रोना पीटना शुरू कर दिया। उठ जाओ रेलवे एक्सप्रेस, जाशिया ने मजाक उड़ाते हुए कहा। छुक छुक करती रेलगाड़ी आई। आदिल ने भी ठाका लगाया तो वो लड़की मुंह बनाते हुए उठकर खड़ी हुई। आपका तारुफ सीधा मेरे माथे के बीच में घुसे हैं आप? उस लड़की ने मुंह चिढ़ाते हुए कमर पर हाथ रखकर लड़ाई वाले अंदाज में पूछा। बुज़दान ने एक नज़र उस छोटी सी लड़की को देखा जो मुश्किल से उसके कंधे तक पहुंच रही थी, जबकि उसका माथा एक तरफ से हल्का हल्का लाल हो गया था। बुज़दान ने माँ की ओर देखा। बेटा, ये हमारे पड़ोस में जो मिर्जा साहब है ना, उनकी बेटी है हया। और हया, ये मेरे बड़े बेटे हैं बुज़दान। ओ अच्छा, ये वही जो विदेश से आने वाले थे और इतने ज़्यादा अकड़ू और खड़ूस कि अपने माँ बाप के दुख का भी इन्हें एहसास नहीं था। मीर बुज़दान हसन, वो उसका पूरा नाम लेती और उसे अच्छे अच्छे नामों से नवाजती। हैरानी में उसे देखती रह गई। नाइस टू मीट यू, वो उसकी ओर देखती एक तीखी मुस्कान हंसकर चुप हो गई थी। बुज़दान ने उसे इग्नोर करते हुए अपनी बेटी की ओर देखा, जो उसे देखते ही उसकी ओर दौड़ पड़ी थी। बुज़दान ने उसे प्यार से देखते हुए अपनी गोद में भर लिया। उस शख्स की मुस्कान बेहद प्यारी थी। हया ने दिल ही दिल में उसकी तारीफ की थी। हाय परी, कैसी हो? हया ने उसकी ओर अपना हाथ बढ़ाया। मेरे पापा भी मुझे परी कहते हैं। अनाया ने मुस्कुराकर हया को अपने बारे में छोटी सी जानकारी दी। ओह वाह, आप तो हो भी बिल्कुल परी की तरह। सो स्वीट, सॉफ्ट चीक्स हैं। वो उसके गाल खींचती उसे प्यार कर रही थी कि अनाया बुज़दान के सीने में अपना मुंह छिपा गई। बेटा फ्रेश हो जाओ, खाना लगवाती हूँ, गजाला बेगम ने जल्दी से बीच में आते हुए कहा तो बुज़दान सिर हिलाता सीढ़ियाँ चढ़ गया। हया, यहाँ आओ। जाशिया और आदिल, तुम भी। और ये खुर्रम कहाँ है? तुम सब लोग कान खोलकर सुन लो। बुज़दान के सामने ज़्यादा शरारतें नहीं करना। उसे ज़्यादा शोर शराबा पसंद नहीं है। मुझे तुम लोगों से किसी भी तरह की कोई शिकायत नहीं मिलनी चाहिए, और अगर तुम लोगों की शरारतों पर तुम में से किसी को बुज़दान ने डांट दिया तो खुद को सुधारना, मुझसे शिकायत करने मत आना, समझी? आंटी, क्या आपके मीर बुज़दान हसन
हिटलर से कोई तालीम लेकर आए हैं जो आप हमें इतना डरा रही हैं? हया ने मुँह चिढ़ाते हुए कहा। अरे तुम शायद अभी उन्हें जानती नहीं, कितने गुस्से वाले हैं। अब जब वो यहाँ रहेंगे तब जान जाओगी तुम बहुत अच्छे से उन्हें। जासिया ने उसे सूचना दी। हाँ, जब वो मुझे जान जाएंगे तो वो भी मुझसे पनाह मांगेंगे, हया ने अपने मन में सोचा था। रात को खाने की टेबल पर एक बार फिर सब लोग साथ साथ बैठे थे। बुज़दान, फिर आगे की क्या प्लानिंग है तुम्हारी? जी, मैं समझा नहीं। अपने चाचा की ओर देखते हुए वो हैरानी से पूछने लगा। साथ वाली कुर्सी पर बैठी अनाया को भी वो छोटे छोटे निवाले बनाकर खिला रहा था। बेटा, यहीं सेट होना है परमानेंट या फिर से विदेश जाने का इरादा है? अब यहीं हूँ चाचा जान, लेकिन एक बार फिर दुबई जाना पड़ेगा, बिजनेस जो समेटना है, लेकिन कुछ फाइल वर्क भी बाकी है। बुज़दान ने विस्तार से उन्हें अपने बारे में बताया। उसी पल उन सब नौजवानों की हंसी की आवाज़ें सुनाई दी थीं, तो एक पल के लिए बुज़दान की नज़र उस ओर उठी थी, तो वो अपना सिर झुकाते हुए खिसियानी हंसी हंस दी। ठीक है बेटा, ये भी बहुत अच्छा है। बस कल से ऑफिस ज्वाइन कर लो, अब सारा बिजनेस तुम्हारा ही है, हसन साहब ने बहुत मोहब्बत से बेटे से कहा। उनकी 3 औलादें थीं। बड़ा बुज़दान जो 32 साल का था, 10 साल पहले नौकरी के सिलसिले में विदेश गया था, लेकिन वहाँ अपनी खुद की कंपनी खड़ी कर ली। हसन उसके दादा का नाम था, जिन्होंने दिन दूनी रात चौगनी तरक्की की। इस सफ़र में बुज़दान के एक दोस्त ने उसकी बहुत मदद की थी। उससे छोटी जासिया थी, जो बुज़दान से 10 साल छोटी थी, जबकि खुर्रम सबसे छोटा था, जो अभी मैट्रिक पास करके मेडिकल कॉलेज में दाखिला ले चुका था। मीर हसन के छोटे भाई मीर उस्मान का सिर्फ एक बेटा था, आदिल उस्मान, जो 26 साल का हंसमुख और जिम्मेदार नौजवान था। उसका रिश्ता जासिया से तय हो चुका था और अब सबका इरादा था कि जल्द ही इन दोनों की शादी कर दी जाए। इसी बीच जब बुज़दान के आने की खबर मिली तो घर में एक नई रौनक आ गई थी। पर जब ये पता चला कि बुज़दान तो शादीशुदा है और एक बच्ची के साथ आ रहा है, तो सभी लोगों को थोड़ी सी मायूसी हुई थी। मगर हसन साहब ने सबको दिलासा दिया कि अगर बुज़दान की शादी हो गई है तो क्या, जासिया और आदिल की शादी तो ज़रूर करेंगे। इस बात से सब लोग फिर से खुश हो गए और बुज़दान के आने से घर में जैसे बहार आ गई। बुज़दान रात को अनाया को अपने कमरे में सुलाकर बाहर गार्डन में आ गया और मोबाइल पर अपने दोस्त जलील से बात कर रहा था। जलील वही था जिसने बुज़दान को उस वक्त सहारा दिया जब उसे सबसे ज़्यादा किसी अपने की ज़रूरत थी। वो बात करता करता बगीचे में आ गया था। ताज़ा हवा में आंखें बंद किए, एक हाथ पॉकेट में डाले, जलील की बात को बड़े ही ध्यान से सुन रहा था। दूसरी तरफ हया अपने घर की छत पर खड़ी रोज़ की तरह कॉफ़ी पीती हुई जाशिया के साथ गपशप कर रही थी। जाशिया अपनी छत पर थी। दोनों घरों के बीच सिर्फ एक दीवार थी और मुहब्बतें इतनी गहरी थीं कि उस दीवार में एक दरवाज़ा तक लगवा दिया गया था। ए जाशी, वो देखो तुम्हारा भाई फ़ोन पर लगा है, इतनी रात को ज़रूर किसी लड़की का चक्कर होगा। हया ने आंखें छोटी करते हुए कहा। पागल, धीरे बोल, एक तुम खुद एक्सप्रेस और वॉल्यूम तुम्हारा लाउड स्पीकर, थोड़ा धीरे बोलो, अगर उन्होंने सुन लिया तो क्या हो जाएगा, क्या कर लेंगे वो? हया ने और भी ऊंची आवाज़ में कहा था। जो बुज़दान फ़ोन पर बात कर रहा था उसकी नज़र अचानक आवाज़ की ओर उठी और सामने उस लड़की को देखकर उसके माथे पर बल पड़ गए थे। फ़ोन काटता हुआ वो उसे घूरते हुए पलटा और फिर से उन्हीं कदमों पर उसी ओर देखने लगा। जाशिया, बुज़दान की आवाज़ सुनते ही जाशिया के तो रोंगटे खड़े हो गए थे। जी भाईजान, इस वक्त इतनी रात को छत पर क्या कर रही हो? बुज़दान की सख्त आवाज़ पर जासिया के तो हाथ पांव बुरी तरह ठंडे पड़ चुके थे। जी भाई, बस नीचे आ रही थी। जासिया ने हया को गुस्से से देखते हुए सीढ़ियों की ओर कदम बढ़ाए। इतनी देर में वो नीचे आई तो बुज़दान की नज़र उस लड़की पर पड़ी जो बिना पलक झपकाए उसे ही देख रही थी। भाई, आपको कुछ चाहिए? जासिया ने बुज़दान के सामने आकर पूछा। नहीं, लेकिन आगे से रात को छत पर मत जाना, बुज़दान ने साफ लफ्ज़ों में कहा तो वो हाँ में सर हिलाते हुए अंदर चली गई। अब बुज़दान की नज़र फिर से हया पर टिकी, जो अभी भी उसी तरह उसे घूर घूर कर देख रही थी और अब तो उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान भी थी। बुज़दान ने नाम में सर हिलाया और ख़ुद भी वापस अंदर की ओर चला गया। कुछ तो बात है भाई बंदे में, कुछ तो ख़ास है। वो भी मुस्कुराते हुए नीचे उतर गई। बुज़दान और अनाया घर भर में ऐसे घुल मिल गए जैसे बरसों से यहीं रह रहे हों। घर में जासिया और आदिल की शादी की तैयारियां ज़ोर शोर से शुरू हो चुकी थीं। बुज़दान ने बड़े भाई का फ़र्ज बखूबी निभाया और हर इंतज़ाम उसने अपने ज़िम्मे ले लिया। मीर हसन बुज़दान के वापस आने से बेहद खुश थे। अनाया ज़्यादातर वक्त या तो गजाला बेगम के पास बिताती
या फिर हया के साथ शरारतें करते हुए। दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन चुके थे। अब तो हया आते ही अनाया अनाया कहती हुई सीधा उसके कमरे में घुस जाती। फिलहाल वो बुज़दान के साथ उसी के कमरे में ही सो रही थी। बुज़दान उसके लिए अपने रूम के साथ वाला रूम सेट करवा रहा था। बिल्कुल उसकी पसंद के मुताबिक डेकोरेशन करवा रहा था। वो छोटी थी लेकिन अपनी पसंद सबको बता रही थी। घर वालों को तो जैसे एक नया खिलौना मिल गया था। हर कोई उसके साथ वक्त बिताकर खुश रहता। अनाया, यहाँ आओ, ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। हया ने उसके लिए एक बहुत ही प्यारा सा, उसके कद जितना एक बड़ा सा टेडी बियर लाकर उसे थमाया तो अनाया के चेहरे पर एक खुशी भरी चमक उभरी थी। ये मेरा है सच में? वो टेडी बियर को हाथों में लेते हुए जोश से बोली थी। यस माई स्वीट हार्ट, इट्स फॉर यू। अच्छा लगा ना? हया उसके मासूम चेहरे पर खुशी की झलक देखकर खुद भी बच्चों की तरह खुश हो रही थी। ये बहुत प्यारा है। थैंक यू हया ममा। अचानक ही उस मासूम परी के मुंह से हया के लिए ममा का शब्द निकला तो हया चौंक कर उसकी ओर देखने लगी, जबकि वो बच्ची अपनी टेडी बियर से खेलती रही जैसे कुछ कहा ही ना हो। उसकी सदा पर हया मुस्कुराकर उसे अपनी गोद में उठाते हुए ढेर सारा प्यार करने लगी। घर में जासी और आदिल की मेहंदी का फंक्शन अरेंज हो रहा था। आज माइयों की रस्म थी और कल मेहंदी थी। हर तरफ हल्ला गुल्ला मचा हुआ था। बुज़दान सबसे ज़्यादा बिजी था। ऐसे में अनाया को वो अपनी मम्मा के हवाले किए हुए था। शाम को जब वो तैयार होने कमरे में आया तो अनाया के हाथ में इतना बड़ा टेडी बियर देखकर हैरान रह गया। अनाया बेटा यहाँ आओ। बुज़दान ने प्यार से उसे अपने पास बुलाया। जी पापा। वो टेडी बियर थामे बुज़दान के सामने आई। ये तुम्हें किसने दिया बेटा? ये मुझे हया मम्मा ने दिया है। अनाया के मुंह से मम्मा का नाम सुनकर बुज़दान का दिमाग एकदम से घूमा था। उसने गुस्से से अनाया के हाथ से वो टेडी बियर लिया और बाहर निकल गया। मम्मा मम्मा, वो चिल्लाता हुआ सबको इकट्ठा करने लगा। क्या हुआ है बुज़दान? गजाला बेगम भागती हुई बाहर आई थी। मम्मा, आप इस हया को मना कर दें। मेरी बेटी से दूर रहे वो, वरना क्या? अचानक से हया सामने आ गई। दोनों अब आमने सामने थे। तुम मेरी बेटी से दूर रहो, समझी? बुज़दान अब डायरेक्ट उससे बोलता हुआ उसका दिया टेडी बियर उसके कदमों में जोर से पटक चुका था। एक पल के लिए हया की आंखें भीग गईं। बाकी सब सिचुएशन को समझने की कोशिश कर रहे थे। बुज़दान, क्या हुआ बच्चे? तुम क्यों इतना? गजाला बेगम को बुज़दान का इतना गुस्सा परेशान कर गया। कर लें गुस्सा और करे गुस्सा, मैं नहीं होंगी दूर उससे। अनाया से दूर नहीं होना मुझे। उस बच्ची से मुझे क्यों दूर करना चाहते हैं आप? वो उसकी आंखों में आंखें डालकर बोली। क्योंकि वो मेरी बेटी है, तुम्हारी नहीं। तुम हो कितनी सी जो खुद को मम्मा कहलवा रही हो? बुज़दान माथे पर बल डालते हुए सर्द आवाज़ में बोला तो सब हैरान रह गए। ये क्या बोल रहे हो बुज़दान? सही कह रहा हूँ मैं। मेरी बेटी का दिमाग ख़राब कर रही है ये लड़की। मना कर दें इसे। अगर मेरी बेटी के पास ये मुझे दिखाई दी तो जान से मार देंगे मुझे। तो मार दें, लेकिन अनाया को नहीं छोड़ूंगी। हया भी जिद्दी लहजे में बोली। हया चुप हो जाओ, क्या कह रही हो? गजाला बेगम ने हया को गुस्से से चुप कराना चाहा। आइंदा मेरी बेटी के पास आना, फिर बताऊंगा तुम्हें। बुज़दान लब भींचे बोलता आगे बढ़ा कि सामने अनाया को खड़ा रोता देखकर उसके कदम ठिठक गए। अनाया? बुज़दान उसकी आंखों में आंसू देखकर एकदम से बुरी तरह तड़प उठा था, जबकि अनाया पलटती हुई कमरे की ओर भागी थी। बुज़दान हया को फिर से एक गहरी नज़र से देखता अनाया के पीछे लपका। हया, ये क्या पागलपन है? क्यों ये सब कर रही हो? गजाला ने उसे समझाना चाहा। आंटी, आपने देखा ना उन्होंने कैसे मेरा दिया हुआ गिफ्ट फेंक दिया। कोई इंसान किसी के साफ जज्बातों के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? हया अब बाकायदा रो रही थी। अनाया ने तुम्हें मम्मा क्यों कहा? आदिल ने गहरी सांस भरते हुए ठंडे लहजे में कहा। मैंने नहीं कहा था, सच्ची में आंटी, उस बच्ची के मुंह से निकल गया। इसमें इतना हाइपर होने वाली कौन सी बात है? कौन सा उसके मम्मा कहने से मैं उसकी मम्मा बन जाऊंगी? हया अभी भी रो रही थी। अच्छा, ये रोना धोना तो बंद और चलो तैयार हो जाओ। जासिया की मेहंदी है, हल्ला गुल्ला किसने मचाना है? अगर तुम ऐसे ही रोती रही तो मैं नहीं आती अब यहाँ। मुझे लगा आप सब मेरी फैमिली हैं, मैं अकेली नहीं, लेकिन आज महसूस हुआ मेरा कोई भी नहीं। हया का इस दुनिया में कोई नहीं था। माँ का साथ बचपन में ही छूट गया था, उन्हें भी कैंसर था, लास्ट स्टेज पर पता चला था। उस वक्त हया अनाया जितनी थी। वो अनाया का दर्द दिल से महसूस कर सकती थी।
माँ की मौत के बाद उसके बाप ने दूसरी शादी नहीं की। वो अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करते थे और बेटी से भी। लेकिन बीवी के जाने का गम दिल से लगाकर वो भी 2 साल बाद इस दुनिया से चल बसे। 5 साल की थी हया जब नौकरों की भीड़ उसे घेरती थी। ऐसे में गजाला बेगम ने उसे बिल्कुल माँ जैसी चाहत दी। उसके रिश्ते की एक खाला थी जो उसके साथ रहती थी। वो उसका बहुत ख्याल रखती थी। हया उनसे बहुत मोहब्बत करती थी। पर 3 साल पहले उनकी भी मौत हो गई। तब से हया मीर बिला के लोगों के साथ बहुत ज़्यादा अटैच हो गई थी। और आज वो बहुत ज़्यादा उदास हो रही थी, रो रही थी और सबको उदास भी कर रही थी। अच्छा, अब ज़्यादा इमोशनल मत हो। ये ये घर भी तुम्हारा है और हम सब भी, इसलिए उदासी ख़त्म करो और मेहंदी की तैयारी करो, वरना मैं सच बता रही हूँ, तुम्हारे बिना मैंने मायो नहीं बैठना। जासिया ने उसे प्यार से गले लगाते हुए कहा तो वो रोते रोते मुस्कुरा दी। देख लें आदिल भैया, आपकी दुल्हन क्या कह रही है, बाद में मुझे ब्लेम मत करना। हया की बात पर सभी लोग मुस्कुरा दिए। अच्छा, मैं जरा अनाया को देख कर आती हूँ। मम्मा मम्मा, अचानक बुज़दान की आवाज़ पर सब लोग चौंक उठे थे और उसके कमरे की ओर भागे, जहां बुज़दान अनाया को बाहों में लिए होश में लाने की कोशिश कर रहा था, जबकि अनाया बेहोशी की हालत में बिस्तर पर पड़ी थी। हया तो दरवाजे तक पहुंचते ही अपने पैरों से जान निकलती महसूस करती वहीं गिर गई। मम्मा देखिए, इसे क्या हुआ, ये आंखें नहीं खोल रही। बुज़दान के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थीं। आदिल ने आगे बढ़कर देखा तो वो ठीक थी। जासिया, पानी लाओ। पानी लाते उसके चेहरे पर छींटे मारे तो वो धीरे धीरे अपनी आंखें खोल गई। उसे होश में आता देख बुज़दान ने एक गहरा सांस भरा था और कसकर उसे अपने सीने से लगा लिया। अनाया, अनाया मेरी जान, एक पल में अपने पापा की जान निकाल दी आपने, मुल्लम लहजे में बोला। सबकी ओर देखते हुए वो हया को ढूंढ रही थी, जो दरवाजे को बीचों बीच बैठी रोती हुई दिखाई दी। अनाया सबको छोड़ती उसकी ओर भागती उसके गले से लग गई। आई लव यू हया मम्मा, वो उसके गले से लगे मोहब्बत से बोल रही थी और हया भी उसे अपने सीने से ऐसे लगाए हुए थी जैसे वो उसी की बच्ची हो। गजाला बेगम ने कनखियों से बुज़दान को देखा, जिसका चेहरा बिल्कुल सपाट था, जबकि हया और अनाया का प्यार देखते हुए गजाला बेगम के दिमाग में कुछ और ही चलने लगा था। मम्मा पापा, यार आप क्या कह रहे हैं, वो बच्ची है, आप उसे मुझसे कैसे ब्याह सकते हैं। बुज़दान उनकी बात सुनता कुछ हद तक भड़क उठा। वो बच्ची पूरे 18 साल की है। गजाला ने उसकी गलत बात को सही किया। तो क्या हुआ, मुझसे पूरे 15 साल छोटी है वो मामा, कैसे कर सकता हूँ मैं उससे शादी। बुज़दान ने उलझे हुए कहा, जैसे बाकी सब करते हैं। बुज़दान, आखिर मसला क्या है, एज कोई मैटर नहीं करती और वैसे भी अनाया को माँ की ज़रूरत है, और जब हया को कोई ऐतराज़ नहीं तो तुम्हें क्या मसला है यार। मीर हसन ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। उनकी बात सुनकर एक पल को बुज़दान चुप हो गया। वो राजी थी, ये सोचते हुए बुज़दान को और ज़्यादा गुस्सा आया था। पापा, मेरे अंदर इतना स्टेमिना नहीं कि दो दो बच्चियों को संभाल सकूं। वो अनाया की माँ क्या बनेगी जो अभी तक खुद बच्ची है। बुज़दान की बात पर मीर हसन चाहकर भी अपनी हंसी रोक न पाए। गजाला बेगम भी धीरे से मुस्कुरा दी। यार, मैं यहाँ सीरियस हूँ और आपको मजाक सूझ रहा है। वो नाराज़ हो गया। बेटा, हम सब हैं ना, अनाया को हम सब मिलकर संभाल लेंगे। अनाया हया से बहुत अटैच हो गई है और सबसे बढ़कर हया का दिल साफ है। वो अनाया से सच्ची मोहब्बत करती है। उसे माँ की ज़रूरत है बेटा, और अगर उसके लिए तुम्हें कल किसी और लड़की से शादी करनी पड़ी और वो अनाया के लिए अच्छी माँ साबित ना हुई तो कम से कम हया खुद चाहती है कि वो ये शादी करे। फिर तो कोई इशू नहीं होना चाहिए। हमारी खुशी की खातिर मान जाओ बेटा, आदिल के साथ हम तुम्हारा भी काम निपटा देते हैं। मीर हसन ने भी बात को आगे बढ़ाया तो बुज़दान झुंझला कर रह गया। वो लगातार कमरे में इधर से उधर चक्कर लगा रहा था। मेहंदी की रस्म पूरी होते ही वो अपने रूम में आ गया था। कल आदिल और जासिया का निकाह था। सब लोग खुश दिखाई दे रहे थे। ऐसे में बुज़दान को यही कहा गया कि वो आज ही फैसला कर ले ताकि कल उसका निकाह भी हो जाए, जबकि बुज़दान अभी भी इनकार किए जा रहा था। अनाया भी उससे कल से नाराज़ थी। ना वो मायों की रस्म में उसके पास आई थी और ना ही आज मेहंदी के बाद। उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि उसने यहाँ आकर सही किया या फिर गलत। तभी दरवाजे पर हल्की सी दस्तक के साथ दरवाज़ा खुला। बुज़दान ने पलटकर आने वाले को देखा। तुम यहाँ क्या कर रही हो, क्यों आई हो? बुज़दान के माथे पर बल पड़े। आपको क्या मसला है, शादी कर लेना मुझसे।
उसकी बात पर बुज़दान ने हैरानी से उसे देखा। आर यू इन योर सेंस? यस आई एम। आप बस राजी हो जाइए और अपना गुस्सा ख़त्म करिए। ज़िंदगी को मुस्कुराकर जीना सीखिए। शादी का मतलब भी जानती हो? अब की बार बुज़दान 2 कदम आगे बढ़ाता हुआ उसके बेहद करीब आते हुए धीरे से बोला था। हाँ जानती हूँ, 18 साल की हूँ, कोई दूध पीती बच्ची नहीं। मुझे तो तुम बच्ची ही लगती हो। बुज़दान ने उसकी बात पर लब भींचे। पूरे 15 साल बड़ा हूँ तुमसे, एक बच्ची का बाप भी, और तुम सिर्फ 18 साल की। इस शादी से पीछे हट जाओ वरना। एक तो आप बढ़ना बहुत करते हैं। अच्छा, अगर 15 साल बड़े हैं तो क्या हो गया? वैसे इसमें आपका कसूर है। आपको क्या जल्दी पड़ी थी इस दुनिया में आने की? थोड़ा लेट नहीं हो सकते थे? हया, अपनी ज़बान को काबू में रखो। मेरे गुस्से से अभी तुम नावाकिफ़ हो। मुझसे शादी करके अपना आप गवा दोगी तुम, क्योंकि तुम में इतनी जान नहीं कि मेरी शिद्दतों को सह सको। मीर बुज़दान ने इस छोटी सी लड़की को देखते हुए गंभीर और सख्त लहजे में कहा। प्लीज़ बुज़दान भाई, मुझे अनाया से दूर मत करें। मुझे अनाया के साथ रहना है, हमेशा के लिए, प्लीज़। वो अपनी ख्वाहिश का इजहार करते उसकी बात को सरासर इग्नोर कर गई थी। उसके अंदाज में अनाया के लिए झलकती मोहब्बत साफ साफ दिख रही थी। 2 कदम का फासला तय करते हुए वो और भी उसके करीब आया। उसके चेहरे की मासूमियत को देखता रह गया। सिर्फ अनाया नहीं, उसके पापा के साथ भी रहना पड़ेगा, एक ही कमरे में, एक ही बिस्तर पर। अब की बार बुज़दान ने उसे डराकर पीछे हटाना चाहा, लेकिन वो भी हया थी। एक बार जो ठान लेती तो पीछे नहीं हटती थी। जबकि बुज़दान की खुली खुली बातें सुनकर अपने गालों को दहकने से रोक न पाई। नज़र उठाकर उस खूबसूरत जादू भरी पर्सनालिटी के शख्स को देखा जो एक पल में ही उस पर मोहक सी हो गई थी। तुम्हारे पास सिर्फ 2 मिनट का वक्त है, सोच लो। शादी के बाद वही करना होगा जो मैं कहूँगा। मीर बुज़दान कहते हुए मुड़ा। मुझे मंजूर है। अगले ही पल उसकी बात पर वो उन्हीं कदमों पर वापस पलटा और हैरानी से उस लड़की को देखा जो आग से खेलना चाहती थी। बुज़दान को लगा था कि वो उसे डरा धमकाकर चुप करवा देगा, कि वो इस शादी से इनकार कर देगी, पर वो भी अपने नाम की एक ही थी। अपनी बात से 1 इंच पीछे नहीं हट रही थी। उसे फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था कि बुज़दान उससे कितना बड़ा है, साथ ही साथ एक बच्ची का बाप भी है। न जाने उसके दिमाग में क्या चल रहा था। बुज़दान काफ़ी उलझ गया था, लेकिन माँ बाप के सामने वो इस लड़की से निकाह के लिए मान गया। एक तरफ जासी और आदिल का निकाह हुआ तो दूसरी तरफ हया और बुज़दान का। मुबारक का शोर बुलंद हुआ तो मीर हसन के चेहरे पर खुशी देखी जा सकती थी। हया की तरफ से उसका कोई रिश्तेदार नहीं था जो इस शादी में शरीक होता। अनाया हया की गोद में चढ़कर बैठी थी। मेरी हया मम्मा। वो बेख्तियार उसके गालों पर किस देती चली गई। उनकी मोहब्बत देखकर सभी ने उन्हें दुआएं दी थीं। खाने पीने से फ्री होते ही जासी और हया को एक साथ बाहर लाया गया। दोनों बेहद खूबसूरत लग रही थीं। अनाया हया का हाथ थामे थामे परियों की चाल चलती उसके साथ बाहर आई। दोनों ने सेम मैचिंग पहन रखी थी। बेटी को आते देख बुज़दान अपनी जगह से उठकर खड़ा हुआ। आदिल ने जासिया का हाथ थामे उसे स्टेज पर चढ़ाने में मदद की। उसके बाद हया ने स्टेज की ओर कदम बढ़ाना चाहा, लेकिन बुज़दान ने उसकी ओर अपना हाथ नहीं बढ़ाया, बल्कि आगे बढ़कर अनाया को अपनी गोद में भर लिया। हया का दिल जोरों से धड़का। वो वहीं खड़ी आंसू पीती खुद ही स्टेज की ओर बढ़ने लगी कि बुरी तरह लड़खड़ा गई। इससे पहले कि वो ज़मीन पर गिरती, बुज़दान ने उसकी कमर में हाथ डालकर उसे अचानक खींचकर अपने सीने से लगा लिया। एक बाजू में उसने अनाया को उठाया हुआ था, जब दूसरे बाजू से उसने हया को संभाला हुआ था। उस पल को खुर्रम ने कैमरे में कैद कर लिया था। वहीं मीर हसन अपने बेटे को इस तरह देखते हुए मुस्कुरा रहे थे। वाकई 2-2 बच्चियों को संभालना दिल और हिम्मत वालों का काम होता है, और ये काम तो सिर्फ बुज़दान ही कर सकता था। अनाया मेरी जान, आज दादू के पास सोएगी, कल से फिर आप हया मम्मा के पास हो जाना। गजाला बेगम उसे कब से अपने साथ ले जाने के लिए मना रही थी, लेकिन वो हया की गोद में घुसी बैठी थी। नहीं जाना, मैंने हया मम्मा के पास रहना है। हया मम्मा कहानी सुनाए ना। अनाया उसकी गोद में सिर रखे लेटी हुई थी। हया ने उसका माथा चूमते हुए उसे कहानी सुनाना शुरू कर दी। वो बहुत ध्यान से कहानी सुन रही थी। गजाला उन्हें देखती मुस्कुराती बाहर निकल गई। अनाया कहानी सुनते सुनते सो चुकी थी। वहीं हया आज के पूरे दिन की थकान की वजह से बिस्तर के सिरहाने पास टिककर खुद भी आंखें बंद कर गई और यूं ही टिके टिके नींद की वादियों में खो गई।
उसे पता ही नहीं चला। बुज़दान कमरे में आया तो उन्हें इस तरह सोता देखकर एक पल को रुक गया। फिर धीरे से आगे बढ़ते हुए अनाया को अपनी गोद में उठाकर साथ वाले कमरे में ले गया, जहां अनाया का प्यारा सा छोटा सा बेड लगा हुआ था। उस कमरे का दरवाज़ा बुज़दान के कमरे से ही खुलता था। उसे सुलाते हुए अच्छी तरह से कंबल उड़ाकर वो वापस अपने कमरे में लौटा। सामने वो 18 साल की लड़की को सोता देखकर अपना माथा मल कर रह गया और सिर झटकते हुए शावर लेने चला गया। वापस लौटा तो हया अभी भी गहरी नींद में थी। बुज़दान अपने गीले बालों को सुखाता आईने से उसके नाजुक वजूद को देखता खुद पर परफ्यूम की बौछार करता चला गया। फिर धीरे से उसके पास आते हुए बिस्तर पर बैठा। कितने मज़े से वो उसकी नींदें उड़ाकर अब खुद सपनों की दुनिया में खोई हुई थी। बुज़दान तो गुस्से में आते ही उसे पकड़कर तकिए पर लिटा देता है। फिर उसके ऊपर झुककर वो उसके चेहरे को गौर से देखने लगता है और एक पल के लिए उस मासूम से चेहरे में खो सा गया। उसका चेहरा बहुत मासूम था। उसकी मासूमियत उसकी पवित्रता का प्रमाण दे रही थी। पहली बार किसी लड़की ने उसके दिल को छू लिया था और वो भी उससे आधी उम्र की थी। वो उसके चेहरे पर अपनी गर्म सांसों की हल्की सरसराहट छोड़ता है और उसे नींद से जगाने में सफल हो जाता है। अनाया, अनाया कहाँ है? बोलते ही अपनी गोद में अनाया को न पाकर घबराकर पूछ बैठी। अनाया अपने कमरे में सो रही है। वैसे आज की रात तो सुहाग रात है ना, तो फिर अपने जीवन साथी पर ध्यान दो। बुज़दान किस बात पर है आके हाथ पांव ठंडे पड़ जाते हैं। मुझे डर लग रहा है, प्लीज़ ऐसा मत कहिए, हया ने गहरा सांस भरते हुए कहा। गहरा सांस भरने से उसकी नाजुक खूबसूरती और ज़्यादा उजागर होने लगी थी। बुज़दान बेख्तियार होता बिना कुछ कहे उसके लबों पर झुक गया। हया की तो सांसें गले में अटक गईं। उसकी बात सुने बिना ही अब वो उस पर अपनी मनमर्जियाँ चला रहा था। बुज़दान भा, क्या हो गया है? क्यों निकाह ख़त्म करवाना है? बुज़दान खुद बिस्तर पर तकिए पर गिरते ही इस बार उसे खींचकर अपने ऊपर करता उसकी पीठ पर अपने हाथों की पकड़ मजबूत कर गया। वो उसकी कमर पर धीरे धीरे दबाव बढ़ाता जा रहा था। इसी तरह लम्हा लम्हा हया की सांसों में कंपन बढ़ता जा रहा था। उसकी धड़कनों का शोर बुज़दान को अपने सीने में साफ महसूस हो रहा था। उसका दुपट्टा धीरे से एक तरफ रखते हुए उसका आग लगाता रूप और भी खुलकर सामने आ गया था। बुज़दान के गले में गिल्टी उभरकर फिर गायब हो गई। यू आर सो ब्यूटीफुल। वो बेख्तियार उसकी तारीफ करता उसके सिर के पीछे से हाथ ले जाता, फिर से उसके लबों पर अपनी पकड़ जमा गया। इस बार वो उसकी सांसों से अपनी सांसों को उलझाता, आंखें मूंदता सब कुछ भूल गया। हया ने उखड़ती सांसों से हल्की सी मजाहमत करनी चाहिए तो बुज़दान ने किसी खातिर में न लाते हुए एक एक करके उसकी सारी ज्वेलरी उतार कर एक तरफ रख दी थी। बहुत शौक था ना शादी का, तो अब भुगतो। उसका नाजुक सरापा देखते बुज़दान की आंखों में खुमारी भर गई थी। हया शर्मो हया से दोहरी हुई जा रही थी। बुज़दान के हिसार में वो कतरा कतरा पिघलती नजरें झुकाए बैठी, आंखों में आंसू भर लाई थी। क्या हुआ? तुम तो बड़े दावे करके आई थी, बस जरा सी कुर्बत पर यह हाल है। जब आखिरी हद तक तुम्हारे करीब हो गया तब तो रोने लगोगी। बुज़दान ने जरा सा ऊपर होते बेड के क्राउन से टेक लगाते कहा। आपने इतनी जोर से मेरे काटा, मुझे जलन हो रही है। हया ने अपने खून छलकाते लबों की ओर इशारा करते हुए कहा। अच्छा यहाँ आओ, इन पर मरहम लगा दूं। वो उसे बाजू से पकड़कर अपनी ओर खींच गया। वो सीधा उसकी गोद में जा गिरी। उसकी बाहों को थामे अपनी गर्दन के गिर्द हिसार बनाते वो धीरे से उसके होठों पर जबान का मरहम रखता उसे शर्माने पर मजबूर कर गया। वो सर झुका उसके सीने में समा गई। बुज़दान हाथ बढ़ाकर लाइट्स ऑफ करते उस पर साया बनकर छाया था। कुछ ही देर में कमरे में हल्की हल्की सरगोशियाँ गूंज रही थीं। सुबह हया की आँख खुली तो बुज़दान की बाहों में दुनिया जहाँ को भुलाए सो रही थी। बुज़दान ने उसके गिर्द अपनी बाहों का मजबूत हिसार बांधा था। सुबह फजर की नमाज अदा करने के बाद वो दोनों सोए थे और अब गहरी नींद से अचानक जागी। उसे एकदम अनाया का ख्याल परेशान करने लगा। अनाया कहाँ होगी? वो एकदम हैरान थी कि उसी पल अनाया कमरे में दाखिल हुई। आंखें नींद से बोझल हो रही थीं। हया ने आगे बढ़कर उसे गोद में भरते अपने साथ लिटा लिया। बुज़दान ने जरा सी आंखें खोलते उन दोनों को देखा, जो अब एक दूसरे में गुम, आसपास का भी होश भुला चुकी थीं। बुज़दान ने उनकी तरफ से रुख फेरा, उनसे करबट लेते आंखें बंद कर लीं। जासी, जासी। आदि अपने आप पर एक तनकीदी निगाह डालते ड्रेसिंग रूम के दरवाजे से जासिया को पुकार रहा था।
उस वक्त वो सब एक साथ नाश्ता करने वाले थे। वलीमा आज रात का था, इसलिए सब लोग सुबह लेट उठे। गजाला बेगम और निशा बेगम ने सब बच्चों के लिए मिलकर नाश्ता लगाया और हर तरह से नाश्ते की टेबल को अनगिनत टाइप के खानों से सजा दिया। क्या बात है आदि, क्यों शोर कर रहे हो? मैं आ रही हूँ। जासी ने बहुत प्यारा ड्रेस पहना था। आदि ने उसे पुरशौक निगाहों से देखा। मेरी मोहब्बत का रंग चढ़ गया है तुम पर, और ज़्यादा प्यारी हो गई हो। जासिया ने शर्माते हुए उसे देखा। चलो, नाश्ते पर सब वेट कर रहे हैं। वो दोनों एक साथ बाहर निकले। अनाया, हया और बुज़दान का हाथ थामे नीचे आ रही थी। वहीं जासिया और आदिल भी नाश्ते की टेबल की ओर बढ़े। सब ने मिलकर सलाम किया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह मेरे बच्चों को बुरी नज़र से बचाए, आमीन। सभी नाश्ते में बिजी हो गए। हया अनाया को नाश्ता करवाती बुज़दान को पूरी तरह इग्नोर करती जा रही थी, बल्कि भूल चुकी थी कि उसकी अभी अभी शादी हुई है। उसी लम्हे हील्स की टिक टिक सुनते सब लोग चौंके। सबकी नज़रें बाहरी दरवाजे की ओर उठीं, जहाँ से एक लड़की शॉर्ट ड्रेस पहने अंदर दाखिल हुई। बुज़दान उन्हीं कदमों पर खड़ा हुआ। अनाया की नज़र भी उस लड़की पर जा ठहरी तो डर के मारे हया की गोद में छुप गई। मीर, बुज़दान, हसन, तुम्हें क्या लगा तुम मेरी बेटी को मुझसे छीन कर ले जाओगे और मैं चुपचाप तमाशा देखती रह जाऊंगी? तुम्हें अंदर किसने आने दिया? गार्ड्स, बुज़दान ऊंची आवाज़ में ललकारा। 1 मिनट, चिल्लाने की ज़रूरत नहीं। मैं वकील और पुलिस को साथ लेकर आई हूँ। इसी बीच एक लेडी वकील ने आगे बढ़कर अदालत की तरफ से नोटिस बुज़दान की ओर बढ़ाया। इन पेपर्स के मुताबिक आपको अनाया जाहिद को मिस फरवा के नाम करना होगा। यकीनन आप कोऑपरेट करेंगे? उस लेडी वकील ने बुज़दान की तरफ देखते हुए कहा। अनाया जाहिद? हया ने धीरे से अपने होठों में दोहराया। ऐसा मुमकिन नहीं, ये इस बच्ची को नहीं ले जा सकती। इसकी कस्टडी मेरे पास है। बुज़दान भी गुस्सा दबाते हुए बोला। आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन वो तब तक थी जब तक उसकी सगी माँ नहीं मिल जाती। अब जबकि उसकी सगी माँ मौजूद है तो आपको उनकी बेटी उनके हवाले करनी होगी। वकील की बात पर सब लोग दम साधे उन्हें देख रहे थे। बुज़दान, तुमने तो कहा था तुम्हारी बीवी मर गई है, फिर ये कहाँ से आ गई? मीर हसन की बात पर बुज़दान ने होंठ भींचे, जबकि फरवा की आंखें चमक उठीं। बीबी? अमेजिंग। प्लीज़ बुज़दान, मेरी बेटी मेरे हवाले करो फ़ौरन, फरवा ने मुंह बनाते हुए कहा। ऐसे कैसे दे दूं मैं अपनी बेटी? हया ने अनाया को अपने पीछे छुपाया। जब बुज़दान खुद पर जब्त करता, अनाया को उसे लेने आया। हया, कंट्रोल योर सेल्फ। अनाया को अभी जाना होगा। बुज़दान की बात पर हया की आंखें भीग गईं। वो सर नामे हिलाने लगी। अनाया को गोद में उठाते बुज़दान ने उसे प्यार किया। वो भी आंसू बहा रही थी। मेरा बच्चा बहादुर है ना? पापा की बात मानेगा? पापा बहुत जल्द अपने बच्चे को वापस ले आएंगे। वो उसे धीरे से कान में सरगोशी करते कह रहा था। मुझे हया मम्मा चाहिए। वो भी जवाब में अपनी ख्वाहिश का इजहार कर गई। आपकी मम्मा हया है मेरी जान। चलो अब सबको अल्लाह हाफिज़ बोलो। वो अपनी 3 साल की बेटी को कितने आराम से हैंडल कर रहा था और वो उसकी बात सुन भी रही थी। अनाया सबसे मिलते आखिर में हया से मिली तो उसने अनाया को उठाते अपने सीने में भींच लिया। वो बुरी तरह रो दी। फरवा ने आगे बढ़कर हया की गोद से अनाया को छीना और वो तड़प उठी। उसके पीछे लपकी, लेकिन बुज़दान ने उसे खींचकर वापस अपने साथ लगा लिया। मेरी बच्ची, वो लेकर जा रही है, आप रोकते क्यों नहीं? वो बिलख बिलख कर रोते हुए बोली थी। बुज़दान खुद पर किस तरह जब्त किए था ये वही जानता था। वो अनाया को लेकर जा चुकी थी। सब अब बुज़दान को देख रहे थे। ये सब क्या था बुज़दान? वो जो अनाया को ले गई वो कौन थी? गजाला को सख्त चुभाता ये सब। ममा, वो अनाया की सगी माँ है। हया को सीने से लगा वो धीरे से बोला। व्हाट? गजाला तो सर थाम कर रह गई। हया ने भी बेयकीनी से उसे देखा। आप झूठ बोल रहे हैं। आपने कहा था वो मर गई है। हया तड़क कर बोली। झूठ कहा था। उसकी बात पर हया का जी चाहा दहाड़े मार कर रोए। मतलब वो तुम्हारी बीबी है? वो जिंदा है? अनाया की माँ? जब ऐसी बात थी तो तुमने हया से शादी क्यों की? हसन साहब गुस्सा हुए। आपने मजबूर किया था। मैं तो आखिर तक इनकार करता रहा। कब कहा मैंने कि मेरी हया से शादी कराओ? अगर ये बात बता देते कि तुम्हारी बीबी जिंदा है तो मैं कभी भी हया की शादी तुमसे न कराता। मीर हसन की बात पर बुज़दान ने लब भींचे। मुझे अनाया वापस चाहिए। मैं नहीं रह सकती उसके बिना, प्लीज़ उसे लेकर आएं। हया रो पड़ी। वो बुज़दान से बहुत उम्मीद से कह रही थी, आ जाएगी वापस, ट्रस्ट मी। बुज़दान ने उसे आंखों में झांकते हुए कहा, जबकि उस वक्त उसे फरवा के अचानक हिंदुस्तान आने पर सख्त हैरत हो रही थी। उसे यहाँ का एड्रेस किसने दिया और सीधा वकील के साथ भी पहुँच गई। बुज़दान उस वक्त फ़ोन पर जलील से बात कर रहा था।
उसके चेहरे पर इंतहा की परेशानी थी, जिसे हया ने दूर खिड़की से देख लिया था। वलीमे का फंक्शन सबने दिल महसूस कर अटेंड किया। बस खाना पूरी की गई थी। सभी अनाया के चले जाने से उदास थे। सिर्फ एक बुज़दान था जो उसे वापस ला सकता था, और वो अपनी सरतोड़ कोशिश में लगा हुआ था। जलील से सारी बात करते वो किसी हद तक मुतमईन हुआ था। अब उसका रुख अंदर कमरे की ओर था कि अचानक उसके नंबर पर एक अनजान नंबर से कॉल आई, जिसे सुनते ही उसके जबड़े भींचे थे। और फिर वो उन्हीं कदमों पर गेट की ओर बढ़ा। गाड़ी में बैठते वो गेट से जैसे ही बाहर निकला, हया भी अपनी गाड़ी लिए बहुत खामोशी से उसके पीछे आई थी। आगे पीछे 2 गाड़ियों को हवेली से निकलता देख मीर हसन परेशान हुए थे। एक बिल्डिंग के पास जाते बुज़दान ने गाड़ी रोकी और बाहर निकलता उस बिल्डिंग के अंदर चला गया। हया भी उसके पीछे गाड़ी से उतरी और उसका पीछा करते उस बिल्डिंग के अंदर दाखिल हो गई। अंदर जाते ही वो इधर उधर देखती बुज़दान को ढूंढने लगी, जो अंदर आते ही गायब हो गया था। अचानक उसे कुछ कदमों की आहट सुनाई दी तो हया एक तरफ को छुप गई। आने वाली हस्ती को देखते ही हया के पैरों तले से जमीन खिसकी। उसे यकीन न आया कि सामने खड़ा शख्स उसका शौहर अनाया का बाप था, या फिर एक बहरूपिया। तुम मुझसे जितना करीब आओगे बुज़दान, अनाया से मिलने के चांस उससे कहीं ज़्यादा बढ़ेंगे। फरवा ने बुज़दान के गले के आसपास बाजू जमाते हुए कहा। बुज़दान ने दांत पर दांत रखे उसे सख्त घूरी से नवाजा। वो चाह कर भी उसके बाजू पीछे न हटा सका, क्योंकि उसने अनाया को मारने की धमकी जो दी थी, और सामने खड़ी औरत से कुछ भी उम्मीद की जा सकती थी कि वो अपना मकसद हासिल करने के लिए अनाया को भी कुछ भी कर सकती थी। मेरी बेटी कहाँ है? बुज़दान के सपाट अंदाज पर वो एकदम हंसी थी। अरे इतनी जल्दी बता दूं कि वो कहाँ है, जबकि अदालत ने उसे मेरे यानी उसकी माँ के हवाले किया है। फरवा फ़ख्र से बोली। जानता हूँ, इसलिए खामोशी से अनाया को तुम्हारे साथ भेज दिया, वरना सारी ज़िंदगी भी दहलीज की चौखट पर बैठी रहती, अनाया का बाल भी देखने को न मिलता तुम्हें। वो उसे परे झटक गया तो वो गुस्से से उसे देखने लगी। अगर अनाया को वापस पाना है तो जैसा कह रही हूँ वैसा करो, वो गुस्से से बोली। उतारो अपनी शर्ट अभी इसी वक्त, फरवा उसका नया हुक्म सुना गई। बुज़दान ने लब भींचे और अपनी शर्ट के बटन खोल दिए। हया एकदम पीछे होती अपने दिल पर हाथ रख गई। बुज़दान कैसे किसी और के सामने खुद को साफ जाहिर कर सकता था। एकदम से उसकी सांसें तेज हुईं। अब करीब आओ मेरे। बुज़दान उस वक्त सिर्फ उसका हुक्म मान रहा था। आज बरसों बाद फरवा की ख्वाहिश पूरी होने वाली थी। वो बहुत खुश थी। बुज़दान धीरे से 2 कदम उठाता उसके करीब हुआ। अब यहाँ छुओ मुझे, अपनी गर्दन की ओर इशारा किया। बुज़दान ने अपनी मुट्ठियाँ सख्ती से भींच लीं। पिछले 5 साल से वो यही तो चाहती थी, और आज वो अपने मकसद में कामयाब हो रही थी। कम ऑन बुज़दान, देर मत करो, आई एम वेटिंग। वो आंखें बंद किए उसके होठों के स्पर्श को अपनी गर्दन पर महसूस करना चाहती थी। बुज़दान उसके करीब होता उस पर झुका था, जो उसी के इंतजार में थी, कि एकदम अचानक से हया ने वहाँ आते फरवा के सर पर जोर से डंडा मारा कि वो वहीं बेहोश होती ज़मीन पर गिर पड़ी। हया को अचानक वहाँ देख बुज़दान ने आंखें फैलाईं। वो रोए जा रही थी और बुज़दान को देख रही थी। दिल करता है ये एक डंडा आपके सर पर भी मारूं, ताकि आपकी अकल ठिकाने लगे। बहुत रोमांस के कीड़े फड़फड़ा रहे हैं ना, तो एक ही डंडे में सारे कीड़े ठंडे पड़ जाएंगे। वो डंडा बुज़दान के सामने किए गुस्से से बोली। तुम यहाँ कैसे पहुँची? आपका पीछा करके। हया ने नीचे झुककर उसकी शर्ट उठाते उसकी ओर बढ़ाई। इज्जत सिर्फ औरत की नहीं, मर्द की भी होती है मिस्टर बुज़दान हसन, और मुझे दुख है कि आप यहाँ अपनी इज्जत का फालूदा बना रहे हैं। अगर इतनी ही प्यारी थी अपनी बीवी तो मुझसे दूसरी शादी क्यों की आपने? वो उसके पास होते सवाल कर रही थी, जबकि बुज़दान अपनी शर्ट पहनता उसे घूर रहा था। यकीनन यहाँ तक अकेली आई होगी ना? बुज़दान की बात पर हया का दिमाग फिर से घूमा। बहुत दुख हो रहा है, उसे बेहोश कर दिया मैंने, तो होश में ले आए। तरीका आता है न आपको, यहाँ पर छुएं और सांसों को खींचें, खुद होश में आ जाएगी। वैसे भी इसको आपकी कुर्बत चाहिए, आदी हो गई है न बेचारी। आपने तो दूसरी शादी करके अपना आप संभाल लिया, ये बेचारी क्या करती, कहाँ जाती? इसे भी तो अपने अंदर की आग ठंडी करनी थी ना। हया नॉन स्टॉप बोले जा रही थी। उसके अंदर तो जैसे आग के शोले लपक रहे थे। जब बुज़दान उसे छूने के लिए उस पर झुका, उसका बस नहीं चल रहा था बुज़दान को भी मार डाले, जो उसे छूने के बाद अब फिर से अपनी पहली बीवी को छू रहा था। बुज़दान ने उसकी बात का जवाब भी नहीं दिया था। उसने फ़ौरन फरवा को उठाते उस बिल्डिंग से बाहर निकला। हया भी उसके पीछे लपकी। हॉस्पिटल यहाँ से काफ़ी दूर है, हया ने तंजिए लहजे में कहा, जबकि बुज़दान की खामोशी
अब भी वैसी की वैसी ही थी। उसे अपनी गाड़ी की बैक सीट पर बिठाते हुए उसके दुपट्टे से उसके हाथ और पैर बांध दिए और वापस हया की ओर मुड़ा, जो अब अपनी गाड़ी की ओर बढ़ रही थी। एक ही झटके में आकर उसे थामा और अपनी गाड़ी के बोनट पर ला पटका। बिना उसे कुछ भी सोचने समझने का मौका दिए इंतहाई शिद्दत से उसके लबों पर झुका था और उसकी सांसों को चुनने लगा। हया बुरी तरह पैनिक हुई, लेकिन बुज़दान की पकड़ से खुद को छुड़ा ना पाई और फिर खुद को उसके आसरे पर छोड़ दिया, जबकि आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। उसकी हिम्मतें ख़त्म होती महसूस करते बुज़दान ने उसके ऊपर से पीछे हटते उसे उठाया और अपने सीने में भींच लिया। एक रात गुजरी है हमारे बीच और तुम मुझे लेकर इतनी पजेसिव हो। क्या मेरी कुर्बत इतनी अच्छी लगी तुम्हें? बुज़दान ने उसे अपने सामने करते हुए पूछा तो वो मुंह बना गई। बुज़दान, आप पहले से शादीशुदा हैं, ये बात मैं जानती थी। मतलब मुझसे पहले आप किसी के हो चुके थे, पर वो इस दुनिया में नहीं रही, ये एक तसल्ली थी। और मुझसे पहले आपने उसे छुआ, मैंने कुछ नहीं कहा क्योंकि उस वक्त मैं आपकी ज़िंदगी में नहीं आई थी। लेकिन अब मुझे छूने के बाद आप किसी और को छुएंगे तो मैं आपकी जान ले लूँगी। वो उसके कॉलर को पकड़ते हुए गुस्से से बोली। बुज़दान ने उसकी दोनों कलाइयों को अपने हाथों में लेते हुए उन्हें प्यार से छू लिया। हया, तुम पहली लड़की हो जिसके करीब बुज़दान आया है, जिसे बुज़दान ने पहली बार छुआ है। तुमसे पहले इस बुज़दान को किसी ने नहीं छुआ, तुम मेरी पहली बीवी हो। बुज़दान के इस खुलासे पर हया की आंखें फैल गईं। ये आप क्या कह रहे हैं? फिर अनाया कौन है? हया नासमझी से उसे देखती उलझी। सब बताऊंगा, पहले अनाया को ढूंढना है क्योंकि उसकी जान को खतरा है। चलो मेरे साथ। बुज़दान उसे लेकर अपनी गाड़ी में बैठा था। हया को भी अब सच जानने की जिज्ञासा हो रही थी और अंदर ही अंदर इस बात की खुशी भी कि बुज़दान को पहली बार उसी ने छुआ। अनाया गहरी नींद में सोई हुई थी जब बुज़दान उसके पास पहुंचा। वो फरवा के एक अपार्टमेंट में थी। फरवा ने ही उसे बताया था, लेकिन किस जगह ये नहीं बताया था, पर बुज़दान ने जलील के जरिए उसकी सारी जानकारी निकलवा ली थी और उसका पाकिस्तान में सिर्फ एक ही अपार्टमेंट था जहां इस वक्त वो अंदर जा रहा था। मैं भी आपके साथ चलूँगी। हया ने भी बाहर निकलना चाहा। नहीं, तुम यहीं रुको, मैं अनाया को लेकर आता हूँ। ये जो पीछे तुमने लाश गिराई है उसका ध्यान रखना। बुज़दान उसे एक आंख मारता गाड़ी से नीचे उतरा और अंदर दाखिल हुआ जहां अनाया गहरी नींद में थी। बुज़दान ने उसे अपनी बाहों में भरा और बहुत खामोशी से बाहर ले आया। यहाँ किसी तरह की कोई सिक्योरिटी नहीं थी। शायद फरवा को यकीन था कि बुज़दान यहाँ तक कभी नहीं पहुँच पाएगा। अनाया को लाते हुए उसने हया की गोद में दिया। अनाया, मेरी बच्ची। हया ने उसे तड़प कर सीने से लगाया, उसके चेहरे पर प्यार किया तो हया की रूह तक काँप गई। बुज़दान, इसका जिस्म ठंडा है, ये होश में। अनाया आंखें खोलो मेरी जान। वो बाकायदा रो रही थी। वो आंखें नहीं खोलेगी। अचानक पीछे से फरवा की आवाज़ आई। दोनों चौंके। इसने इतना तंग किया हुआ था, रो रो कर दिमाग खाली कर दिया था, तो मैंने इसे क्लोरोफॉर्म सुंघाया और इसे बेहोश कर दिया। फरवा ने मुंह बनाते हुए कहा। कैसी जालिम माँ हो तुम, तुम्हारा दिल नहीं कांपा? बेटी है ये तुम्हारी, और अपनी बेटी को ही। हया के बोलने पर बुज़दान ने अचानक झटके से गाड़ी स्टार्ट की और फुल स्पीड में रोड पर डाली। उसे अनाया को जल्द से जल्द हॉस्पिटल लेकर जाना था। ये मेरी बेटी नहीं है, फरवा जहर भरे लहजे में बोली। हया ने पलटकर एक नज़र उसे देखा। हया को उनकी बातों की समझ नहीं आ रही थी। उसे तो बस फिलहाल अनाया की जान बचानी थी। वो उसे अपने जिस्म से गर्माहट पहुंचा रही थी। प्लीज़ बुज़दान, गाड़ी तेज़ चलाइए। हया रो रही थी। बुज़दान ने एकदम मोड़ काटते हुए हॉस्पिटल की पार्किंग में गाड़ी रोकी और बाहर निकलते ही अनाया को अपनी गोद में उठा लिया। हया उसके पीछे लपकी और दोनों की गलती कि वो फरवा को वैसे ही छोड़कर चले गए, जबकि जल्दी में बुज़दान ने गाड़ी से चाबी भी नहीं निकाली थी। मतलब भागने का पूरा बंदोबस्त था और उसके सिर्फ हाथ बंधे थे, पैर नहीं। उसने आगे की तरफ सीट पर आते ही एक्सीलेटर पर पैर रखा और गाड़ी को पार्किंग से निकालती गाड़ी को भगा ले गई, जबकि हया और बुज़दान अनाया को लेकर हॉस्पिटल के अंदर की ओर बढ़ गए। अनाया को फ़ौरन आईसीयू में ले जाया गया। बुज़दान, मेरी बच्ची। हया ने तड़पकर बुज़दान को देखा। कुछ नहीं होगा उसे, हौसला रखो। अनाया बहुत बहादुर है। बुज़दान जैसे खुद को तसल्ली दे रहा था। रात को उस पहर हॉस्पिटल में भीड़ कम थी। बुज़दान के नंबर पर मीर हसन की कॉल आ रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि बाप से क्या कहे। फिर उनकी लगातार कॉल्स पर फ़ोन उठाकर एक तरफ हुआ।
उन्हें अनाया के बारे में इत्तला दी और हॉस्पिटल का एड्रेस भी बता दिया। इतनी देर में डॉक्टर बाहर निकली तो बुज़दान उसकी तरफ लपका। डॉक्टर, मेरी बच्ची को बहुत ज़्यादा मात्रा में क्लोरोफॉर्म दिया गया था, जिसकी वजह से उसका दिमाग नहीं जागा है। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। पुलिस केस है ये, और प्लीज़ डॉक्टर, मैं इन्फॉर्म कर दूंगा पुलिस को। आप प्लीज़ मेरी बच्ची को बचाएं, बुज़दान ने मुश्किल से कहा। तो वो उसे तसल्ली देते आगे बढ़ गई। हया के तो आंसू ही नहीं थम रहे थे। हया के पास बेंच पर बैठते हुए उसने हया का सिर अपने कंधे पर टिका लिया था। कुछ नहीं होगा उसे, वो ठीक हो जाएगी, हौसला रखो यार। बुज़दान ने उसके चेहरे पर बालों को पीछे करते हुए उसके आंसू पोंछे और उसके माथे पर अपने होंठ रखे। हया को अपने अंदर सुकून की लहर उतरती महसूस हुई। कुछ ही देर में मीर हसन और मीर उस्मान वहाँ आ पहुँचे। साथ में गजाला भी थी। गजाला को देखते ही हया उनके सीने से लग गई। आंटी, मेरी बच्ची, वो बिलक बिलक कर रो पड़ी। ये सब कैसे हुआ? मीर हसन पूछे बिना न रह सके। बुज़दान ने उन्हें इन शॉर्ट में सब कुछ बता दिया। कोई माँ इतनी जालिम कैसे हो सकती है? गजाला बेगम भी हैरान थी कि अपनी बेटी की जान लेने की कोशिश करे। वो उसकी बेटी नहीं है आंटी, इनफैक्ट वो बुज़दान और फरवा की बेटी ही नहीं है। हया तेजी से बोली तो सबके मुंह हैरानी से खुले रह गए। ये क्या बोल रही हो बुज़दान? क्या हुआ अनाया? ये अनाया क्या बोल रही है? गजाला बेगम का चेहरा धुआं धुआं हुआ। बुज़दान ने होंठ खींचे और हया को देखा। मम्मा, अनाया मेरी ही बेटी है और मेरी बेटी ही रहेगी। इसका तो दिमाग काम नहीं कर रहा, कुछ भी बकवास किए जा रही है। बुज़दान को हया पर अब गुस्सा आने लगा था। वो उसे अपने कमज़ोर लम्हों में सच्चाई का कुछ हिस्सा बता गया था, लेकिन अब पछता रहा था जो वो सबके सामने उस सच्चाई को रखने लगी थी। हया ने दहलकर बुज़दान को देखा जो बेहद गुस्से से उसे घूर रहा था। वो खामोशी से सिर झुका गई। अनाया को फाइनली होश आ गया था। बारी बारी से सब उससे मिलने गए। बुज़दान सबसे पहले मिला था। हया और गजाला बेगम एक साथ गई थी, जबकि बुज़दान अब पुलिस को इन्वॉल्व करने का इरादा कर चुका था। वो नहीं चाहता था कि फरबा दोबारा से अनाया के साथ कुछ भी गलत करे। पुलिस इंस्पेक्टर ने वहाँ आते ही बुज़दान का बयान लिया, बच्ची का भी बयान लिया गया और यह भी पुलिस इंस्पेक्टर को बता दिया गया कि फरबा उसकी गाड़ी लेकर फरार हो गई है। अनाया को डिस्चार्ज करके सब लोग घर ले आए। सब अनाया के वापस आने पर खुश थे। मीर हसन ने अब अपने असरो रसूख का अपने एक जज दोस्त से सारी बात शेयर की, उनसे मदद मांगी। उन्होंने पूरा साथ देने का यकीन दिलाया। चलो बच्चों, रात हो गई, अब सब अपने अपने कमरों में जाओ और जाकर आराम करो। बाकी की बातें अब सुबह करेंगे। गजाला बेगम ने सबको अपने अपने कमरों में भेजा और हया ने कनखियों से बुज़दान को देखा जो उसकी तरफ न देख रहा था और न बात कर रहा था। हया ने अनाया को सुलाते हुए बिस्तर की एक तरफ लिटाया। उस मासूम के माथे को चूमती वो सुकून से बुज़दान के पास आई, उसके कंधे पर हाथ रखा जो रुख मोड़े खिड़की से बाहर देख रहा था। झटके से बुज़दान ने हया का हाथ पीछे किया और उसकी कलाई को कमर पर मरोड़ते हुए उसे अपने सीने से लगाते हुए बेहद गुस्से से बोला, एक बात बोली थी तुमसे, तुमने वो भी आगे तक पहुंचा दी। मुझे क्या पता था कि आगे नहीं बतानी, आप मुझे बोल देते। हया ने उसी को ब्लेम कर दिया, जिस पर बुज़दान के माथे पर बल पड़ गए। आपने मुझे कौन सी पूरी सच्चाई बताई जो मैं छुपा लेती? आधी अधूरी बात। अनाया मेरे दोस्त जमाल और किंजा की बेटी है। उनकी कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी, लेकिन जमाल को शायद पहले ही अंदाज़ा था कि कुछ बुरा ना हो जाए। अपने एक्सीडेंट से 2 दिन पहले उसने वसीयत की थी, अगर उसे और उसकी बीवी को कुछ हो जाता है तो अनाया की कस्टडी मेरे पास रहेगी और मैं उसे हमेशा बाप बनकर पालूंगा। उसके इस दुनिया से चले जाने के बाद मैं बहुत रोया था, क्योंकि वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, मेरे मुश्किल वक्त में काम आया था। और फिर मैंने उसकी बेटी को अपनी बेटी बनाकर हिंदुस्तान ले आया। और ये फरवा, ये कहाँ से आ गई बीच में? हया ने ताव में आकर पूछा। ये किंजा की बहन है, उसकी हमशक्ल। उसी बात का फ़ायदा उठाते हुए वो उसकी माँ बनकर वापस लौट आई, अदालत को गुमराह किया और अनाया की कस्टडी उसकी माँ के पास चली गई। मुझसे शादी की ख्वाहिशमंद थी। बुज़दान ने ज़ोर से अपना सर झटक दिया। मुझे डर था कि वो अनाया को नुकसान न पहुंचा दे, और वही हुआ। वो एक जालिम औरत है, बच्ची का भी लिहाज नहीं किया उसने। बुज़दान ने दुख से कहा। हया ने एक नज़र सोई हुई अनाया को देखा। बुज़दान, अनाया आपकी बेटी नहीं, लेकिन मेरे प्यार में फिर भी आप कभी कमी महसूस नहीं करेंगे। अनाया को प्यार भरी नज़रों से देखते हुए वो धीरे से बोली। बुज़दान ने उसे अपनी बाहों के घेरे में लिया। ये बात हमेशा
हमारे बीच रहनी चाहिए हया। मैं नहीं चाहता घर में कोई इससे दूरी अपनाए। सब उसे मेरी बेटी समझकर ही उससे प्यार करते हैं। अगर घर में लोगों को सच्चाई पता लगी तो उस प्यार में कमी आ जाएगी, जो मुझे बिल्कुल भी मंजूर नहीं। वो उसके गाल से अपना गाल सटाते हुए गंभीर लहजे में बोला, किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। हया ने गहरा सांस भरते हुए बुज़दान को गर्दन मोड़ कर देखा। उसकी आंखों में मोहब्बत का ठाटे मारता समंदर था। हया की पलकें भारी हुईं। आप जानते हैं, मुझे ये जानकर बेहद खुशी हुई कि आपकी पहली बीवी मैं हूँ। आपको छूने वाली पहली लड़की भी मैं हूँ। वो चहकी थी। बुज़दान ने उसे अपने सीने से लगा लिया और बहुत मोहब्बत और प्यार से उस पर अपनी शिद्दतें लुटानी शुरू कर दी। कभी ज़िंदगी में कोई लड़की इस कदर नहीं भाई कि उसे खुद के करीब करता। तुम तो सीधा शादी करके इस दिल पर अपना राज जमा गई। बुज़दान ने उसे बिस्तर पर लिटाते मीठी सरगोशी की तो वो उससे शर्माकर उसी के सीने में पनाह ढूंढने लगी। रात का अंधेरा छटा तो सुबह सबके चेहरों पर खुशी की लहर दौड़ गई। मीर बिला में एक बार फिर से खुशियों ने दस्तक दी थी। पुलिस की कॉल पर बुज़दान एक्सक्यूज करता एक तरफ हुआ था और उनकी बात सुनता हुआ वापस आया। क्या हुआ बुज़दान, सब ठीक तो है ना? वो फरवा का एक्सीडेंट हुआ है, शी इज नो मोर, बुज़दान ने अफसोस से कहा। एक पल के लिए सब लोग चुप हो गए। चलो भाई, खस कम जहाँ पाक। हया की बात पर सभी ने उसकी ओर देखा तो वो कन्फ्यूज हो गई। भाई ऐसे क्या देख रहे हो? ठीक कह रही हूँ मैं। क्यों आंटी? गजाला ने तस्दीक चाही तो उसे खुद से लगा गई। उन्हें अपनी छोटी सी नटखट बहू बहुत पसंद थी। उसके आने से मीर बिला जगमगा उठा था। बुज़दान ने अनाया को उठाए हुए गहरे एहसास भरी नज़रों से हया को देखा था और हया उसके करीब आती अपना मोबाइल सामने करती बुज़दान के साथ खड़ी होकर एक सेल्फी लेने लगी, लेकिन कैमरे में वो पूरे नहीं आ रहे थे। अपने छोटे कद की वजह से वो सेल्फी नहीं ले पा रही थी। बुज़दान ने उससे मोबाइल लेते हुए सेल्फी ली, जिसमें हया की नज़रें बुज़दान पर थीं और अनाया की नज़रें हया पर। एक पूरी मुकम्मल फैमिली थी। दोस्तों, आज की कहानी कैसी लगी ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ एक नई और रोमांटिक कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं दोस्तों अगली कहानी में।